आज देश अगर कहीं मजबूत है, अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा से लेकर कहीं भी हम बात करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को लेकर युवा और नौजवान अगर सशक्त है और महिला सशक्त है, तो वो कहीं ना कहीं पिछली सरकार की अहमियत और उनका योगदान है। अब इस सरकार में आपने सिर्फ वादे किए हैं। पिछले 10 साल का ही बात कर ले रहा हूँ मैं। पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने युवाओं के स्टार्टअप को लेकर सिर्फ वादा ही किया, युवाओं के मजबूती के लिए स्किल इंडिया को लेकर सिर्फ वादा ही किया, और युवाओं को लेकर वादा ही वादा चलता रहा है। रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर, तमाम लेकर, चाहे कॉलेज को लेकर, चाहे विश्वविद्यालय को लेकर, लेकिन उस वादा क्या ज़मीन पे उतरा? बिल्कुल नहीं उतरा। आज अगर ज़मीन पे उतरा होता पत्रकार महोदय, तो आज ये बताइए रेलवे के अंदर 9 लाख से ज़्यादा वैकेंसियाँ खाली नहीं होती। अगर आज युवाओं के सपनों पे उतरे होते तो आज रक्षा विभाग के अंदर 2 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ खाली नहीं होती। अगर आज युवाओं को लेकर सशक्त करने की बात करते तो आज गृह मंत्रालय के अंदर 2 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ खाली नहीं होती। और ये ऐसे तमाम 87 से ज़्यादा विभाग है जहाँ पर भर्तियाँ खाली हैं, और जिनको ये बात कर रहे थे 2014 से पहले कि हम नियोजित भर्तियां लाएंगे, और पहले भी नियोजित भर्तियां आती थी। अब जाके फिर से राहुल गांधी को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद युवाओं के अंदर ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि अगर सरकार आती है फिर से विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की, तो सबसे पहला काम अगर कोई होगा तो वो होगा रोजगार को लेकर। और पहले 1 साल में 30 लाख रोजगार सरकारी भर्तियां निकाली जाएगी, जिन विभागों में खाली है उनको कंप्लीट किया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा काम होगा, जिस स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे थे कि स्टार्टअप को लेकर मेरा सवाल है कि मोदी जी की लगातार स्टार्टअप की बात करते थे कि स्टार्टअप होना चाहिए, तो क्या कितना फंडिंग उन्होंने दिया और कितना काम हुआ देश में? क्योंकि अब राहुल गांधी ने वादा दे दिया है युवा को कि हम स्टार्टअप के लिए आपको पैसा देंगे। सुनिए, मैं यही तो बात आपसे जानना चाहता हूँ। स्टार्टअप इंडिया के तहत जो धनराशि दी जा रही है, वो धनराशि किसको मिल रहा है? क्या आपको मिला या क्या आम आदमी को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जब आप उस रजिस्ट्रेशन करिएगा तो रजिस्ट्रेशन के मद्देनज़र ही आपको ऐसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ जाएगी जो आपके पास होगा ही नहीं। ये तो एक जुमला है। एक तरह से आप कहते हो कि एक हाथ में लड्डू देने की बात करते हो, लेकिन दूसरे हाथ से लड्डू छोड़ने की बात नहीं करोगे। मतलब ऐसे लुभावने की काम करोगे, देखो लड्डू है लेकिन लड्डू दूंगा नहीं, लड्डू देख के खुश हो जाओ, ऐसा काम। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है प्रति गांव के आधार पे। राहुल गांधी जी ने क्या कहा उसमें देखिए, 5000 करोड़ का उन्होंने अगर घोषणा किया है तो उन्होंने क्या, प्रति गांव 20 से 30 करोड़ रुपए जो 18 साल से ऊपर का जो युवा है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको दिया जाएगा स्टार्टअप के नाम पर। और स्टार्टअप के नाम पर देने के लिए किसी बाहरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस गांव का ग्राम सभा का जो नुमाइंदा होगा वो डिसाइड कर लेगा किसको देना है किसको नहीं देना। आप ये बताइए, जब ग्राम सभा को आप अधिकार नहीं दोगे तो आपका जो असली गांव की बात करते हो वो असली गांव का अधिकार कहाँ मिलता है? मैं कह रहा था इनसे, इन्होंने कहा था आदर्श ग्राम योजना की बात कही थी। आदर्श ग्राम योजना के तहत अगर आज काम हो रहा होता तो आज बताइए हर साल एक आदर्श ग्राम योजना, मतलब हर संसदीय क्षेत्र में आप ये बताइए 5 आदर्श ग्राम योजना बन जाता। आज देश पूछता है, तमाम लोग पूछते हैं, हम जैसे नौजवान पूछते हैं जो गांव से आते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, कितने आदर्श ग्राम बना है देश के अंदर? एक बार वो डेटा देश की जनता को बता दीजिए, उसके बाद अगला गारंटी दीजिएगा और उस गारंटी पे देश की जनता फिर विश्वास कर लेगा। अच्छा, ये भी मोदी जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारा अरुणाचल प्रदेश में हमने काम किया है, अगर विपक्ष ने गुमराह करने का काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसी अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहले पावर प्लांट बनाने का काम किसने किया? और एक पावर प्लांट नहीं बनाया पिछली सरकार में, 4 से 5 पावर प्लांट कार्यरत करके दिया गया इस सरकार को। और पावर प्लांट छोटा मोटा काम नहीं होता है। उस पावर प्लांट की बदौलत नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों में बिजली पहुंचाई जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, उसी अरुणाचल प्रदेश के अंदर नेशनल हाईवे बनाने का काम किसने किया? पहली बार नेशनल हाईवे बन रहा है क्या उस अरुणाचल प्रदेश में? चौथी सबसे बड़ी बात, जिस अरुणाचल प्रदेश के अंदर ग्राम सभा का चुनाव नहीं होता था, उस ग्राम सभा का चुनाव कराने का काम किसने किया? इस सरकार ने किया या पिछली सरकार ने किया? अगर ग्राम सभा का चुनाव के मद्देनजर अगर ग्रामों को मजबूत कर दिया जाएगा तो आप समझिए किसने मजबूत किया? आज बस ढिंडोला पीटने का काम किया जाता है, प्रचार करने का काम किया जाता है। अगर मोदी जी जाएंगे तो ये देखते हैं, आपने देखा नहीं जम्मू कश्मीर में जब गए तो कश्मीर में जब इनका भाषण शुरुआत होती है मोदी जी के, तो मोदी जी ये कहते हैं, मैं जब 317 हटने के बाद जब मैं कश्मीर आया तो मुझे डर लग रहा था। क्या डर लग रहा था? कहते मुझे डर लग रहा था कि कश्मीर की जनता मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। और उसके साथ ही उन्होंने एक और बात ऐड कर दिया
कह दिया कि जब मुझे पता चला कि 200 से ज़्यादा ब्लॉकों में लाइव स्क्रीन लगी हुई है, मतलब इसका मतलब मोदी जी को ये टेंशन हो रही थी कि मेरा प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। जब उन्हें पता चल गया कि 200 से ज़्यादा ब्लॉकों में लाइव स्क्रीनिंग हो रही है, उन्हें पता चला मेरा प्रचार हो रहा है, तब उन्होंने माना कि मजबूत हो गया कश्मीर। भैया, कश्मीर मजबूत आपके चेहरे से नहीं होता है, मजबूत होता है वहाँ की लोकल प्रशासन और शासन को मजबूत करके, वहाँ के लोकल नागरिक को मजबूत करके। ये ऐसे दिखा दे रहे हैं जैसे कश्मीर के अंदर पहले नहीं जानते थे। आप ये बताइए, उसी कश्मीर के अंदर NHPC स्थापित किया गया, उसी कश्मीर के अंदर तमाम उद्यमी को स्थापित किया, उसी कश्मीर के अंदर आपको पता डल झील को ऊपर जो तमाम टूरिज्म जाया करते थे, लेकिन उस कश्मीर के ऊपर ये बात नहीं करेंगे। बात अमरनाथ यात्रा में 2017 के अंदर अटैक हुआ और लश्कर तैयबा का इस्माइल पे कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ, उस पर बात नहीं करेंगे। 2022-23 के अंदर हमला हुआ, उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन बात करेंगे मेरा चेहरा चमका है कि नहीं चमका है। तो यहाँ चेहरे की बात हो रही है, मोदी जी चेहरे की बात कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन काम की बात कर रहा है। इस अगर मोदी जी काम करते हैं ना तो मोदी जी कहते काम बोलता है, मोदी जी कहते चोर उच्चकों को कदर करने, फिर से आप बोल रहे हो कि चोर उच्चकों को भी फिर से कदर करे। 2-4 चोर, अरे भाई 4 साल लूटा है उसको, देश को, अब उस उच्चकों की फिर से कदर करे। देखिए चोरी भाई इधर आ जाओ। चोरू चक्के की बात कर रहे हैं, चोरू चक्के की बात करते हैं। ये तमाम भ्रष्टाचारी आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और ये बात करेंगे चोरू चक्कों की, तमाम भ्रष्टाचारियों के इन्होंने की, ठीक है ना। और इनकी बात करें, देखो इन जैसे मानसिक गुलाम, मोदी जी को पोषना छोड़ दो, वो एक प्राइम मिनिस्टर है, तुम्हारी तो इतनी वो नहीं है तो उनको अरे नेता ने सो भले देश तो वही चला रहे हैं ना, मोदी जी चला रहे हैं। लेकिन ये तो कैसी बात कर रहे हैं ऐसा। अरे राहुल गांधी जी को मैं नहीं, तो देखो भाई देखो सुनो, नहीं बताना छोड़ो, मैं राहुल गांधी जी को वोट नहीं देता हूँ, लेकिन राहुल गांधी के बारे में ऐसा नहीं बोलूंगा। क्या नाम है आप? मेरा नाम तो है, क्यों बताऊंगा, क्योंकि इंटरव्यू में सुनिए, इंटरव्यू में अगर नाम सरनेम के साथ पूछा जा सकता है तो यहाँ भी अब देश की नागरिक का कर्तव्य बनता है कि जो गुमराह करने वाले 140 करोड़ भारतीय है उनका नाम भी सरनेम के साथ पूछा जाएगा। क्यों? इनसे नाम सरनेम के साथ पूछिए, नाम सरनेम के साथ पूछिए। रोज बोलने वाला मैं, पैसा से रोज गुजरता हूँ, यहाँ 8 बजे तक गुजरूंगा, मैं यहाँ काम करता हूँ 8 बजे। तुम हर कैमरे, चेतन राजपुरोहित, मेरे नाम बता दीजिए। चेतन राजपुरोहित, राजस्थान से आता हूँ। क्या है बस तो क्या लग रहा है विकास हो रहा है देश में? जानना चाहिए, इधर तो आइए। अरे यार, अब यही जानना चाहिए। तो आप मीडिया में इस तरह से हो गया है कि हमारे जो आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित और तमाम जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके मानसिक गुलाम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गुमराह लोगों के साथ कर दिया, कुछ विशेष लोगों के द्वारा किया गया है। जिस तरह से मैं पूछना चाहता हूँ, इन पीडीए के लोगों को इंटरव्यू में अगर नाम जाना जाता है सरनेम के साथ, तो अगर इंटरव्यू अगर मीडिया के उस पर देने के लिए आते हैं तो हर देश के जो 85% जनता है उनका अधिकार बनता है कि उसका नाम भी सरनेम के साथ जाना चाहिए। क्योंकि आज हमारे भोली भाली जो लोग हैं उनको गुमराह किया जाता है। मैं कहता हूँ काम की बात, मैं कहता हूँ भागीदारी निश्चितता की बात, ये तमाम बातें की जाएगी, लेकिन आज कुछ चुनिंदे लोग इस तमाम मुद्दों को भटका कर कहाँ ले जाएंगे? मोदी और सार धर्म पे ले जाएंगे, जो